तो भाई लोग वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ सोलो लेवलिंग मानवा सीरीज। एंड आज का पार्ट काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि आज हम देखेंगे कि कैसे जिन्वू किल कर रहा है डीमन कासल के अंदर। और अगर तुम्हें ये जगह याद नहीं आ रही तो ये वो जगह है जहां सीजन 1 एपिसोड 7 में जिन्वू बस गेट कीपर को ही बेयरली हराकर वापस आ गया था। एंड आज वो वहीं पर वापस जा रहा है होली वाटर ऑफ लाइफ के लिए ताकि वो अपनी मॉम को इटर्नल स्लंबर से निकाल सके। इसके अलावा जिन्वू का डैड और उसकी स्ट्रेंथ को भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। एंड ऑल्सो हम कोरिया के ओनली एस रैंक डंजन जो कि जेजू आइलैंड के ऊपर है उसका क्या सिनेरियो है वो भी देखने वाले हैं। एंड इस वीडियो के अंदर जिन्वू जाता है रीवैल्यूएशन के लिए जहां माना मीटर उसकी माना को मेजर ही नहीं कर पाता, यानी कि फाइनली हमारा जिन्वू बन चुका है एक एस रैंक हंटर। तो वीडियो काफी मजेदार होगा तो आराम से बैठकर मजे लो। एंड आई एम ऑल्सो होपिंग कि तुमने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। तो इसलिए अब वीडियो पर वापस चलते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि जो जिन्वू ने जिन्हू के साथ मिलकर सी रैंक डंजन क्लियर करने का डिसाइड किया था ताकि जिन्हू गिल्ड फॉर्म करने की मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। तो जिन्वू उन सारे डंजन को क्लियर कर देता है। एंड ऑल्सो जिन्हू देखता है कि जिन्वू के पास अब शैडो वॉरियर्स हैं जो उसके लिए मॉन्स्टर को मारने से लेकर माइनिंग सब कर दे रहे हैं। एंड सीन शिफ्ट हो जाता है यूएसए के ईस्ट कोस्ट के ऊपर जहां हम देखते हैं एक ए रैंक डंजन के बॉस लेयर का सीन जहां पर एक बंदा एक एंटायर स्ट्राइक स्क्वाड को वाइप आउट कर देता है जो कि उस ए रैंक डंजन को क्लियर करने के लिए आई थी। तो तुम समझ रहे हो ये बंदा कितना स्ट्रॉन्ग है। बट उसने उन्हें बस नॉकडाउन किया था क्योंकि वो उसके ऊपर अटैक कर रहे थे और क्योंकि वो कोरियन बोल रहा था इसलिए उन अमेरिकन को उसकी बात समझ नहीं आ रही थी। बट एक्चुअली में वो बोल रहा था कि उसे कोरिया वापस जाना है। एंड सीन अगेन शिफ्ट हो जाता है जिन्हू और जिन्वू पे जो कि अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे थे। तो जिन्हू यहाँ जिन्वू को अपने फ्यूचर प्लान्स बताता है कि अब वो गिल्ड मास्टर की पोस्ट के लिए रिटन एग्जाम क्लियर करेगा और फिर अपने डैड के साथ डील स्ट्राइक करने के लिए जाएगा। एंड आगे फिर वो जिन्वू से उसके फ्यूचर प्लान्स पूछता है। तो जिन्वू बोलता है कि तुम मुझे कुछ टाइम के लिए कांटेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि मुझे कहीं पर जाना है और ये कहीं पे एक्चुअली डीमन कासल ही है। तो फिर जिन्वू अगेन जिन्हू से पूछता है कि उसके जिन्वू को लेकर क्या थॉट्स हैं। तो जिन्हू बोलता है मेरा एक बड़ा भाई है लेकिन वो कभी मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करता। ऑन द अदर हैंड आपने मुझे कई बार लाइफ और डेथ सिचुएशन में सेव किया है। तो मैं सच कहूँ तो आप मेरे लिए बड़े भाई की तरह हो, जिसके साथ मैं बड़ा हुआ उससे भी ज्यादा। तो जिन्वू बोलता है अगर तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझते हो तो मैं भी तुम्हें आज से अपना छोटा भाई समझूंगा। एंड इनका ये होलसम सीन खत्म हो जाता है एंड सीन शिफ्ट होता है बायक युनहू के ऊपर जो कि इंटरव्यू दे देकर थक गया था क्योंकि सारे लोग रेड गेट इंसिडेंट के बारे में जानना चाहते थे लेकिन व्हाइट टाइगर गिल्ड भी जिन्वू की आइडेंटिटी को हाइड कर रही थी। एंड हम यहाँ पर देखते हैं कि बायक के पास फोन आता है ब्यूंग का, एक एस रैंक हंटर। अगर तुम्हें सोलो लेवलिंग एपिसोड 1 याद है तो हमें वहां कुछ हंटर्स एंड से लड़ते हुए दिखाए गए थे जिनमें एक हीलर भी था। ये वो ही है। एंड आगे जो बात होने वाली है वो अगले पार्ट्स के लिए भी काफी जरूरी है तो थोड़ा ध्यान से सुनना। तो ब्यूंग बोलता है कि वो फिलहाल जापान में है क्योंकि यहाँ कोई तो बंदा है जो कि किसी ऐसे बंदे से बात करना चाहता था जिसने जेजू आइलैंड की रेड में पार्ट लिया है, वही जो हमने सीजन 1 एपिसोड 1 के स्टार्ट में देखी थी। तो बेसिकली 4 साल पहले एक ऐसा रैंक गेट जेजू आइलैंड के ऊपर खुलता है, वही एंड्स वाला, जिसको डिस्ट्रॉय करने के लिए 3 मिशंस किए गए जिसमें एस रैंक हंटर, ए रैंक हंटर, मिलिट्री सब शामिल थे लेकिन वो सारे ही नाकाम रहे। तो इवेंचुअली गवर्नमेंट ने उस आइलैंड के ऊपर गिव अप कर दिया, जो चीज आज भी एस रैंक हंटर्स के लिए नाइटमेयर है। एंड क्योंकि उस आइलैंड को आइसोलेट कर दिया गया था तो सब लोग सोच रहे थे कि अब हम सेफ हैं। बट अब वो एंड्स इवोल्व होने लगी हैं क्योंकि उन्हें जापान के किसी शोर पे एक एंट का कोप्स मिला है जिसके विंग्स हैं। एंड इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आगे आएगी। अभी के लिए सीन शिफ्ट हो जाता है जिन्वू के ऊपर जो अपनी बहन से ये बोलकर कि वो 1 हफ्ते की ट्रिप पर जा रहा है डीमन कासल के अंदर चला जाता है। एंड यहाँ जिन्वू को एक क्वेस्ट मिलता है कि अगर वो इस डीमन कासल के अंदर 10,000 डीमन सोल को इकट्ठा कर लेता है, बेसिकली उन्हें हरा देता है, तो उसे 3 रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो जिन्वू अपनी एक्साइटमेंट में मेन गेट से अंदर चला जाता है। एंड जिन्वू उस डंजन को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वहां हर जगह आग लगी हुई थी और वो एक रियल सिटी सोल की कॉपी लग रहा था। नंदलेस जिन्वू यहाँ सोचता है कि अगर उसे 10,000 सोल इकट्ठा करनी है यानी कि यहाँ कम से कम 10,000 डीमंस तो हैं।
यानी कि ये ट्रिप लंबी होने वाली है तो मुझे काम पर जुट जाना चाहिए। एंड जिन्वू वहां उन डीमंस को काटना स्टार्ट कर देता है एंड हम देखते हैं कि जिन्वू लेवल अप हो के अब इस लेवल पे पहुंच गया है कि वो खुद के EXP पॉइंट्स भी देख सकता है। गेमिंग करने वालों को पता होगा EXP पॉइंट्स जो तुम्हें लेवल अप करने के लिए चाहिए। एंड अभी के लिए तो सीन शिफ्ट हो जाता है जिन्हू के ऊपर, जो अपने डैड से बोलता है कि वो उसे यूजिन गिल्ड का मास्टर बना दें। और वो अपने डैड को अपने रेड रिकॉर्ड्स और अपना गिल्ड मास्टर लाइसेंस दिखाता है। तो उसका डैड बोलता है कि मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है, और वो वहां पर बुलाता है रेड गेट इंसिडेंट के एक सर्वाइवर को। और वो उस बंदे को जिन्हू को सारा मामला बताने के लिए कहते हैं। तो वो बंदा जिन्हू को सोंग और जिन्वू के बारे में बताता है जो हमने पार्ट 2 के अंदर देखा था। जो सुनकर जिन्हू हैरान तो था लेकिन वो अभी भी चुप था। तो उसका डैड बोलता है कि मुझे तगड़े बंदों की तलाश है, इसलिए मैं इस मामले में देख रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं जिस बंदे को इतना डेस्परेटली ढूंढ रहा हूँ वो तुम्हारी स्ट्राइक स्क्वाड का मेंबर निकलेगा। तो जिन्हू का डैड बोलता है तुम्हें गिल्ड मास्टर बनना है ना, मैं बना दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें जिन्वू को अपनी गिल्ड में रिक्रूट करना होगा। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि हम भी एस रैंक हंटर चा और ब्यूंग को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम हमसे पहले जिन्वू को रिक्रूट करने में कामयाब हो जाते हो तो मैं तुम्हें गिल्ड मास्टर बना दूंगा। एंड सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है जिन्वू के ऊपर, जो सोचता है कि अब तक मेरे सामने सिर्फ लो रैंक के डीमन आए हैं, लेकिन स्टिल मेरे EXP पॉइंट काफी जल्दी बढ़ रहे हैं। ऑल्दो वो जैसे जैसे लेवल अप कर रहा है उसे अगले लेवल पे जाने के लिए उतनी ही डिफिकल्टी हो रही है जैसा गेम्स के अंदर होता है। एंड बायक से मिलने के बाद जिन्वू ये रियलाइज कर चुका है कि वो अभी सिर्फ बायक के लेवल पे ही आया है, तो उसे जल्द से जल्द और स्ट्रॉन्ग बनना होगा। एंड हम यहाँ पर देखते हैं कि जिन्वू को एक एंट्री परमिट मिलता है जिसकी मदद से वो सेकंड फ्लोर पे जा सकता है। यानी जिन्वू को ये फ्लोर स्विच करने के लिए इन एंट्री परमिट को इकट्ठा करना होगा। एंड ये भी एक सर्टेन जगह पर जाकर काम करेंगे, काइंडा लिफ्ट की तरह। तो जिन्वू यहाँ पर समन करता है आइस बियर्स के लीडर को और वो उसकी पीठ पर बैठकर उस जगह की तरफ चल देता है जो कि उसे दिख रही थी। बेसिकली वो जगह एक लाइट का टावर था जो कि काइंडा लिफ्ट की तरह है, और ये एंट्री परमिट उसकी की की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है USA के फ्यूडल ब्यूरो ऑफ हंटर के ऊपर, जहां हम देखते हैं कि वहां के ऑफिशियल्स ने उस बंदे को पकड़ रखा है जो कि हमें इस वीडियो के स्टार्ट में उस A रैंक डंजन के अंदर मिला था। और वो बंदा क्लेम कर रहा है कि वो 10 साल पहले एक डंजन में फंस गया था और जब उसे होश आया तब वो वहां पर था। लेकिन अभी के लिए तो ये ऑफिशियल्स ये भी मानकर चल रहे हैं कि ये एक मैजिक बीस्ट भी हो सकता है विद ह्यूमन मेमोरीज। लेकिन अभी के लिए वो अपना नाम बताता है सुंग हुआन। आई होप तुम डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे हो। एंड यहाँ से फिर से शिफ्ट हो जाता है जिन्वू के ऊपर। एंड हमें यहाँ थोड़ा सा डीमन कासल के बारे में बताया जाता है कि यहाँ हर फ्लोर पर अलग वर्ल्ड है और यहाँ लगभग 100 फ्लोर्स हो सकते हैं, यानी कि 100 डिफरेंट वर्ल्ड। और तुम्हें एक सर्टेन फ्लोर पर जाने के लिए उस फ्लोर का एंट्री परमिट चाहिए होता है, जो कि कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी बीस्ट के पास हो सकता है। लेकिन स्टिल ऐसे करते करते जिन्वू 27 फ्लोर को वाइप कर देता है और वो सोचता है कि यार 100 फ्लोर तो फिर भी ज्यादा है क्योंकि उसके पास एक ही वीक का टाइम है। लेकिन हाँ, वो इजिली डीमंस को पेलता हुआ 50th फ्लोर पर पहुंच जाता है जहां उसे मिलता है लोअर फ्लोर्स का रूलर वल्कन। और उसे देखकर ही जिन्वू समझ जाता है कि ये एक बॉस लेवल का डीमन है। तो यहाँ पहले तो जिन्वू अपने मेज शैडो से ब्लास्ट करवाता है और फिर हम देखते हैं वल्कन की आर्मी वर्सेस जिन्वू की शैडो आर्मी, जहां जिन्वू की शैडो आर्मी हाई रैंकिंग बीस्ट को भी पेल दे रही थी क्योंकि वो भी जिन्वू के साथ इवोल्व हो रहे हैं और जिन्वू भी अब ज्यादा सोल्जर्स को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन वो ये देखकर हैरान था कि वल्कन अभी तक अपनी जगह से हिला भी नहीं और तभी वल्कन वहां से गायब हो जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा फास्ट था और वो एक ही स्ट्राइक में जिन्वू की पूरी शैडो आर्मी को वाइप आउट कर देता है, मेजिस, आयरन, इग्रिस सबको। तो जिन्वू यहाँ गुस्से में वल्कन को एक फुल फ्लैज पंच देकर मारता है जिससे वो दूर उड़ के गिरता है, जबकि उसका साइज काफी ज्यादा बड़ा था। तो जिन्वू भी यहाँ सोचता है लग रहा है मैं मेरी स्ट्रेंथ में कुछ ज्यादा ही पॉइंट इन्वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन भाई वल्कन उसको उस पंच से कुछ नहीं हुआ, इवन वो अब गुस्सा भी हो गया है जिससे उसके स्टैट 50% इंक्रीज हो गए हैं। तो वो पहले से भी फास्ट स्पीड में जिन्वू पे अटैक करने के लिए जाता है और जिन्वू भी रियलाइज करता है कि वो इस अटैक को डोज नहीं कर सकता। तो जिन्वू यहाँ पर आयरन से उसकी शील्ड ले लेता है एंड उसकी हेल्प से वो वल्कन की डायरेक्ट हिट को काउंटर कर देता है और ये कोलिजन इतना ज्यादा बड़ा था कि आसपास का सारा मामला डिस्ट्रॉय हो गया था। एंड आगे हम देखते हैं कि जिन्वू जंप करके वल्कन पे अटैक करने के लिए जाता है, बट वल्कन उसे काफी फास्ट डोज करके जिन्वू पे अटैक करने ही वाला था कि जिन्वू कमांडर टच को एज ए रिकॉइल यूज करके हवा में मूव करने लगता है और वो वल्कन के अटैक को डोज कर देता है।
तो जिन्वू यहाँ पर सोचता है कि मेरा डैगर सिर्फ वल्कन के हेड को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन मैं वहां पर पहुंच नहीं पा रहा, तो मुझे कुछ सोचना होगा, वो भी जल्दी। एंड तभी जिन्वू को एक गिरती हुई बिल्डिंग नोटिस होती है एंड जिन्वू उस बिल्डिंग की तरफ भागने लगता है और वल्कन भी उसका पीछा करने लगता है। लेकिन यहाँ पर जिन्वू यूज करता है स्पेशल एबिलिटी डैश और वो उस गिरती हुई बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के वल्कन की तरफ जंप लेने लगता है और वल्कन भी अपने मोमेंटम में रुक नहीं पा रहा था, जिस वजह से वो फाइनली वल्कन को काट डालता है। एंड यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है आहन के ऊपर, जो कि जिन्वू को ढूंढने आया था लेकिन उसे वो मिला ही नहीं। तो आहन यहाँ पर हैरान हो जाता है कि जिन्वू कंट्री छोड़कर नहीं गया, उन्होंने बैंक से पैसे नहीं निकाले, उन्हें लास्ट टाइम सिटी सेंटर पे स्पॉट किया गया था, तो वो आखिर गायब कहाँ हो गए। अब आहन को क्या पता कि जिन्वू तो डीमन कासल के अंदर मॉन्स्टर्स को पेल रहा है। वेल अभी के लिए तो सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है जिन्वू के ऊपर, जहां उसे वल्कन को हराने के बदले काफी सारे प्राइजेस मिलते हैं, लाइक एक वुड का पीस जिससे हाई क्वालिटी टूल्स बनाए जा सकते हैं, डीमन मोनार्क की ईयरिंग जिसका क्या यूज है वो आगे आएगा, क्योंकि इसको यूज करने के लिए जिन्वू को शैडो मोनार्क का पूरा सेट चाहिए। एंड ऑल्सो जिन्वू को मिलता है एक ऑर्ब जो कि मेज टाइप अटैक्स को बूस्ट कर सकता है, लेकिन जिन्वू तो ऐसा कोई अटैक यूज नहीं कर सकता, तो इसलिए वो अपने एक मेज शैडो को बुलाकर उस ऑर्ब को यूज करने के लिए बोलता है, जिसका रिजल्ट देखकर जिन्वू भी काफी हैरान हो गया था, क्योंकि उस ऑर्ब ने उस मेज टाइप अटैक को काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया था। एंड अब सीन शिफ्ट हो जाता है सुंग हुआन के ऊपर, जहां हम देखते हैं कि डोंगसू वापस यूएसए आ चुका है और फ्यूडल ब्यूरो ने उसे अथॉरिटी दी है कि वो ये डिसाइड करे कि क्या सुंग हुआन एक मैजिक बीस्ट है या फिर एक ह्यूमन है। तो डोंगसू हुआन से पूछता है कि तुमने 10 साल तक डंजन के अंदर सरवाइव कैसे किया, या फिर ऐसा है कि तुम डंजन के अंदर मर गए थे और जब तुम बाहर आए तो वापस जिंदा हो गए। तो हुआन बोलता है भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ करता। एंड आगे हुआन बोलता है कि तुम मुझे ये बताओ कि गेट्स मैजिक बीस्ट तुम्हें इनके बारे में कितना पता है। तो डोंगसू बोलता है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें इनके बारे में कुछ ऐसा पता है जो मुझे नहीं पता। तो हुआन बोलता है डंजन गेट्स मैजिक बीस्ट ये किसी आइसबर्ग के एक छोटे से टुकड़े की तरह है, एंड अब एक पावरफुल फोर्स अवेकन हो चुकी है जो कि ऐसी डिस्ट्रक्शन करेगी जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। तो डोंगसू बोलता है और वो पावरफुल फोर्स है क्या। तो हुआन बोलता है ये बात मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तो डोंगसू बोलता है तुम बोल रहे हो कि तुम उस डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए आए हो, लेकिन तुम बता भी नहीं रहे कि वो डिस्ट्रक्शन क्या है। क्या बात, तुम एकता में विश्वास नहीं रखते क्या। तो हुआन बोलता है ऐसी फोर्स के सामने नंबर्स कुछ नहीं कर सकते और तुम तो ये चीज समझ ही सकते होगे क्योंकि तुम भी थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तो डोंगसू सोचता है थोड़ा बहुत, क्या बात, ये मुझे खुद से वीक समझ रहे क्या। एंड वो फर्दर इंटेरोगेशन करता है तो उसे पता लगता है कि हुआन के 2 बच्चे भी हैं, जिसमें से एक का नाम है जीना और दूसरे का नाम है सुंग जिनवू। तो डोंगसू यहाँ पर अपनी ईविल माना फ्लेक्स करते हुए बोलता है आई एम सेंसिंग अ लॉट ऑफ हॉस्पिटैलिटी। तो हुआन यहाँ पर अपनी माना फ्लैक्स करके बोलता है कि क्या हुआ। तो डोंगसू बोलता है अगर मैं तुम्हें ना बताऊं तो हुआन बोलता है तो फिर मैं तुम्हें पेल पेल कर तुमसे जवाब निकलवाऊंगा। तो फिर डोंगसू बोलता है अगर ऐसा है तो फिर ये इंटेरोगेशन खत्म हो चुकी है और मेरा फैसला ये है कि तुम एक मैजिक बीस्ट हो। और वो ये भी बोलता है कि मैं अभी कोरिया से ही आया हूँ और तुम्हारा बेटा जिनवू मर चुका है। वेल डोंगसू को ऐसा लग रहा है कि जिनवू रेड गेट इंसिडेंट के अंदर मर गया है। एंड तभी सीन जिनवू पे ही शिफ्ट हो जाता है जो कि डीमन कासल के अंदर डीमंस को पेले जा रहा है और उसकी शैडो आर्मी भी मचा रही है। इग्रिस, आयरन और हमारा जिनवू तो है ही भाई, लिटरली जिनवू अपनी ग्लेयर से डीमंस को फियर फील करवा रहा है। एंड यहाँ पर वो एक मेथस नाम के डीमन को पेल देता है जिसको डिफीट करने के बदले उसको रिवॉर्ड में मिलती है डीमन मोनार्क के सेट का एक और पीस, जिसके साथ ही अब सिर्फ एक पीस रह गया है सेट को कंप्लीट करने के लिए। और जिनवू यहाँ पर ये भी नोटिस करता है कि इन डीमंस के ऊपर शैडो एक्सट्रैक्शन काम नहीं कर रहा और इसके अलावा जिनवू को जो क्वेस्ट मिला था 10,000 डीमन सोल इकट्ठा करने का, जिनवू ने वो भी कंप्लीट कर लिया है, जिसके रिवॉर्ड 1 में जिनवू इन्वेंट्री में से किसी भी एक चीज को फ्री में ले सकता है। तो जिनवू यहाँ पर चूज करता है कर्स्ड रैंडम लूट बॉक्स को। अगर तुम्हें सीजन 1 याद हो तो उसमें डीमन कासल की जिनवू को ब्लास्ट रैंडम लूट बॉक्स के अंदर मिली थी। एंड तब इस लूट बॉक्स का ऑप्शन भी जिनवू के पास था, लेकिन तब जिनवू बस एक ही लूट बॉक्स सिलेक्ट कर सकता था। लेकिन अब जिनवू इस लूट बॉक्स को लेकर इसे ओपन कर लेता है एंड इसके अंदर से जिनवू को मिलती है एक और की, लेकिन इस की कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन सिस्टम ने नहीं दी, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ। तो अभी के लिए तो जिनवू इस की को वापस रख देता है। लेकिन अगर तुम्हें सीजन 1 अगेन याद हो तो उसके अंदर कहा गया था कि जो ब्लास्ट रैंडम लूट बॉक्स के अंदर है वो है जो जिनवू चाहता है, और जो कर्स रैंडम लूट बॉक्स के अंदर है वो है जिसकी जिनवू को जरूरत है। यानी कि ये की आगे कहीं तो काम आने वाली है। एंड फर्दर हम देखते हैं जिनवू रिवॉर्ड 220+ बोनस स्टैट को अपने इंटेलिजेंस में डाल देता है।
एंड फाइनली रिवॉर्ड 3 को क्लेम करता है, जो कि अब तक अननोन था, बट वो एक्चुअली में था होली वाटर ऑफ लाइफ को क्राफ्ट करने का फॉर्मूला। वेल लेकिन अभी तो सीन शिफ्ट हो जाता है यूएसए में, जहां हमें पता लगता है कि हुआन और डोंगसू की फाइट हुई है, जहां हुआन ने डोंगसू को काफी गंदा पेला है और वो वहां से भाग भी चुका है। एंड हम फिर से देखते हैं जिनवू को, जो कि डीमन कासल से बाहर आ चुका है। ऑल्दो उसे अभी होली वाटर ऑफ लाइफ नहीं, सिर्फ उसका फॉर्मूला मिला है, लेकिन 1 वीक का टाइम कंप्लीट हो चुका था और जिनवू काफी थक भी चुका था, इसलिए फिलहाल वो वापस आ जाता है। एंड हम देखते हैं कि वो हॉस्पिटल में बैठा है अपनी मोम के सामने एंड सोचता है कि अगर मैं होली वाटर ऑफ लाइफ को क्राफ्ट करके मोम को दे दूं तो मे बी उनका इटर्नल स्लम्बर ठीक हो जाए। एंड होली वाटर ऑफ लाइफ को क्राफ्ट करने के लिए उसे 3 आइटम चाहिए, जिसमें से पहला है वर्ल्ड ट्री का फ्रेगमेंट, जो कि उसे वल्कन को हरा के मिल चुका है 50th फ्लोर पे, और दूसरा है स्प्रिंग वाटर फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ एक्कोस, जो कि उसे मेथस को हरा के मिल गया था 75th फ्लोर पे। और अब उसे सिर्फ एक आइटम और चाहिए, प्योरीफाइड ब्लड ऑफ डीमन किंग, जो कि हमें नाम से ही पता लग रहा है कि उसे ये आइटम टॉप फ्लोर पे फाइनल बॉस को हराने के बाद मिलने वाली है। तो जिनवू यहाँ पर बोलता है मोम बस थोड़ा सा वेट और करो, और वो सोचता है नो मोर प्रिटेंडिंग, और वो कहीं तो चला जाता है। एंड हम देखते हैं हंटर एसोसिएशन का सीन, जहां पर एक बंदा बायक को फोन मिलाकर बोलता है कि सर आपने जिस हंटर की बात करी थी वो रिवॉल्यूशन के लिए आ गया है, यानी कि फाइनली हमारा जिनवू रिवॉल्यूशन के लिए फिर से चला गया है, क्योंकि अब उसे भी ये चीज फील हो चुकी है कि वो एक ऐसा रैंक हंटर तो है। एंड उसे और भी स्ट्रॉन्ग डंजन में रेड करने के लिए एंड और भी कुछ स्पेसिफिक काम के लिए एस रैंक हंटर का लाइसेंस चाहिए। तो हम देखते हैं जिनवू बाहर बैठकर वेट कर रहा होता है, जहां और भी लोग थे एंड डिफरेंट गिल्ड्स के एजेंट थे, जो कि पोटेंशियल हंटर बेसिकली D+ रैंक वाले हंटर्स को रिक्रूट कर रहे थे। यानी कि अगर तुम्हारा रैंक E से ज्यादा नहीं है, बेसिकली D या D से ज्यादा नहीं है, तो तुम अच्छी लाइफ नहीं जी सकते, क्योंकि हंटर की पावर और मनी रैंक के साथ ड्रास्टिकली चेंज होती है। एंड एक बार अवेकन होने के बाद तुम फर्दर ग्रो भी नहीं कर सकते। हमारा जिनवू एक एक्सेप्शन है अब, लेकिन पहले तो उसने भी कितनी रेड करी, लेकिन उसकी ग्रोथ कभी नहीं हुई। एंड इन सब थॉट्स में जिनवू अंदर माना मीटर वाले कमरे में चला जाता है। एंड वहां पर जो लेडी थी वो तंग होकर सोचती है कि सिर्फ E रैंक हंटर ही रिवैल्यूएशन के लिए आते हैं, तो वो प्रोसेस को स्टार्ट कर देती है। लेकिन वो परेशान हो गई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि मशीन खराब हो गई है, क्योंकि वो बार बार एरर शो कर रही थी। तो वहां पर वो बाइक वाला बंदा आता है और पूछता है क्या हुआ। तो वो लेडी बोलती है लग रहा है माना मीटर खराब हो गया। तो वो बंदा सोचता है कि बाइक वैसे ही जिनवू को लेकर बड़ी बात बना रहा है, क्योंकि रीअवेकनिंग इतनी कॉमन नहीं होती, और ये तो वैसे भी एक E रैंक हंटर है। और ये सोचता सोचता वो उस मशीन को देखता है और उसकी ये देखकर हिल जाती है कि मशीन एरर शो कर रही थी। तो वो उस लेडी से पूछता है कि तुम यहाँ पर कब से काम कर रही हो। तो वो लेडी बोलती है लगभग 6 महीने से। तो वो बंदा बोलता है ओके, तभी तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। दरअसल मशीन खराब नहीं हुई है, बल्कि ये इनकैपेबल है इस बंदे की माना को मेजर करने के लिए, यानी कि हमारा माना मीटर ही कमजोर है। इसका मतलब तुम समझ रही हो। तो वो लेडी बोलती है क्या इसका मतलब वो बंदा कोरिया का 10th S रैंक हंटर है, जिसके साथ ही हमारा पार्ट 3 भी खत्म हो जाता है। एंड ये वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा लंबा था, तो यार इतनी मेहनत के लिए एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है। एंड नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। बाकी तो ये वाली वीडियो इतनी ही थी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सायोनारा।